Hello friends, the article which we are analyzing today is published on Hindu July 11th. The title of the article is Do We Need a Fiscal Council? It is written by D. Subbarao, who was a former governor of Reserve Bank of India. So now at present this COVID situation is there and economy is down, revenue streams are dried up. तो उस सिचुएशन में बहुत सारे एक्सपर्ट ओपिनियन है, सजेशन है कि गवर्नमेंट को मार्केट से बारो करना चाहिए और स्पेंड करना चाहिए, जिससे कि लोगों के हाथ में पैसा आए और फिर से मार्केट में गुड्स की डिमांड बढ़े, टू हेल्प टू पीपल विच आर इन नीड ऑफ मनी, बिकॉज उनकी आर्थिक स्थिति अभी ख़राब हो गई है क्योंकि सारा लॉकडाउन और एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो गया है। तो ऐसे समय में लोगों को पैसे की रिक्वायरमेंट है और वो गवर्नमेंट को पैसा उनके प्रोवाइड कराना चाहिए, और ये उसके लिए जो रिसोर्स है वो गवर्नमेंट कैन मोबिलाइज थ्रू बारोविंग। लेकिन जो ये अनब्रिंडल्ड बारोविंग है, इससे खतरा ये है कि ये आप गवर्नमेंट के डेट को बहुत तेज़ी से बढ़ा देगा और इसकी वजह से जो मीडियम टर्म में जो ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट हैं वो भी उसमें भी खतरा होने की संभावना है। और इस तरीके से जब डेट बढ़ेगा तो जो क्रेडिट एजेंसी हैं, इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसी, वो इंडिया का वैल्यूएशन अच्छे से नहीं करेंगे और मार्केट आल्सो विल नॉट सपोर्ट द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बोरोइंग। तो इसमें कुछ ये जो सजेशन है इसके कुछ प्रोस एंड कॉन्स है। सिचुएशन ऐसी है कि लोगों को पैसा चाहिए और गवर्नमेंट के पास सिचुएशन ऐसा है कि रेवेन्यू स्ट्रीम ड्राइड अप हो गया है क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरी लॉकडाउन फेज में है। तो अगर वो रिसोर्स गवर्नमेंट को जनरेट करना है लोगों तक पहुंचाने के लिए, फॉर दैट रीजन गवर्नमेंट हैज़ टू बारो द मनी। लेकिन बारो करने से इकोनॉमी की ग्रोथ पोटेंशियल जेओपर्डाइज होती है और इंडिया की क्रेडिट रेटिंग कमज़ोर पड़ती है और मार्केट उसको हॉस्टाइल तरीके से रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट के इस कदम को उठाने पर क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। तो मार्केट को काम करने के लिए या अपनी क्रेडेंशियल के लिए या कॉन्फिडेंस को रिटेन करने के लिए एक प्रपोजल है कि एक फिस्कल काउंसिल बनाई जाए। In order to retain market confidence, government should come out with a credible plan for fiscal consolidation post COVID-19। तो एक सजेशन ये है कि एक क्रेडिबल एक इंस्टीट्यूशन बनाया जाए फिजिकल मैनेजमेंट के लिए, जो कि अभी टेम्परेरी जो कोविड सिचुएशन की वजह से जो बारोविंग हो रही है उसकी वजह से जो मार्केट में कॉन्फिडेंस ख़त्म हो रहा है, उसको रीगेन करने के लिए एक फिजिकल काउंसिल बनाई जाए जो कि फिजिकल रिलेटेड डिसिप्लिन के लिए गवर्नमेंट में डिसिप्लिन लाए पोस्ट कोविड सिचुएशन में। दैट मीन टेम्परेरी मेजर के तौर पे ये सजेशन किया जा रहा है कि कंटिन्यू विद द बोरोइंग, बट टू कंटेन द डैमेज और टू रिटेन द कॉन्फिडेंस अगेन, गवर्नमेंट शुड मीनवाइल develop a institution which will, after post COVID situation, will control the fiscal management of the
गवर्नमेंट। सो दैट मीन ये एक तरीके से ट्रेड ऑफ है कि टेम्परेरी मेजर में हम करेंगे जो बोरोइंग है, लेकिन फ्यूचर में जब ये टेम्परेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो फ्यूचर में उस डिसिप्लिन को लाने के लिए हम एक इंस्टीट्यूशन बिल्डअप करेंगे जो कि इन सारी गवर्नमेंट के फाइनेंशियल मैनेजमेंट को संभालेगा। अब टू डिमॉन्स्ट्रेट इट्स इंटेंशन, गवर्नमेंट शुड have a new institution of fiscal council which will enforce fiscal discipline in future once this covid situation is over। और ये चीज़ नई नहीं है क्योंकि इसका फाइनेंस कमीशन 13 और 14 में भी रिकमेंडेड किया गया था, और ऑलमोस्ट एज पर IMF के द्वारा more than 50 कंट्री हैव दिस फाइनेंशियल फिजिकल काउंसिल। सो वो इंस्टीट्यूशन जिसकी जो फिजिकल काउंसिल की जो बनाने की बात हो रही है, वो उसका मैंडेट क्या होगा और वो क्या करेगा। तो इट विल बी ए परमानेंट एजेंसी विथ ए मैंडेट टू इंडिपेंडेंटली असेस द गवर्नमेंट फिजिकल प्लान एंड प्रोजेक्शन अगेंस्ट पैरामीटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी एंड पुट आउट इट्स फाइंडिंग इन द पब्लिक डोमेन। तो ये एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन होगा जो कि इंडिपेंडेंट होगा और जो उसकी जो फाइंडिंग होगी वो पब्लिक डोमेन में दी जाएंगी, जिससे कि गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी बढ़े और वो फिजिकल प्लान और प्रोजेक्शन, फोरकास्टिंग और माइक्रो इकोनॉमिक जो सस्टेनेबिलिटी है उसके हिसाब से जो पैरामीटर हैं उनकी प्रोजेक्शन, उनकी फोरकास्टिंग और उनकी प्लानिंग पे अपना योगदान देगा। इसका काफ़ी वाइड मैंडेट है, विल कम टू दैट पॉइंट। तो ये चीज़ें हम देखते हैं कि जो कोविड-19 सिचुएशन की वजह से जो फाइनेंशियल ट्रबल इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन इकोनॉमी को है, उसको डील करने के लिए टेम्परेरी मेजर के तौर पे गवर्नमेंट को रिकमेंड किया जा रहा है कि आप कंटिन्यू विद द बोरोइंग, स्पेंड मोर मनी, बट इससे जो डैमेज हो रहा है कॉन्फिडेंस का इकोनॉमी के ऊपर में, जो रेटिंग कम हो रही है या मार्केट में अपनी क्रेडिबिलिटी या कॉन्फिडेंस रीगेन करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन का क्रिएट किया जाए जो कि फ्यूचर में वंस दिस कोविड-19 सिचुएशन इज ओवर इंडियन गवर्नमेंट की फाइनेंशियल डिसिप्लिन को के लिए एक तरीके से वॉच डॉग का काम करे। अब विल कम टू दिस नेक्स्ट पॉइंट। समाउ यही एजेंडा के साथ में, यही गोल के साथ में ऑथर का कहना है कि सेम चीज जब 2003 में जब फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट रिव्यू कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था, FRBM का, तो ये इसी इंटेंशन के साथ में, पार्शली इसी इंटेंशन के साथ में हुआ था कि back in 2003 when FRBM was enshrined into law, we thought of that as the magic cure for our fiscal ill. The FRBM enjoined the government to conform to preset fiscal target and in the event of failure to do so, to explain the reason for deviation. The government is also required to submit to Parliament a fiscal policy strategy statement FPSS to demonstrate the credibility of its fiscal stance. Yet, seldom have we heard an in-depth discussion in Parliament on the government's fiscal stance. In fact, the submission of FPSS often passes off without even much notice. What author is trying to say here that इसी इंटेंशन के साथ में, जो इंटेंशन अभी फिजिकल काउंसिल के लिए बताया जा रहा है, उसी समवट उसी इंटेंशन के साथ में FRBM का बनाया गया था इन 2003 में, कि
आप गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर है, जो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, उसमें किस तरीके से फिजिकल मैनेजमेंट किया जाए, और उसको लेके जो एक जो फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट होता है, जो कि गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी बताता है फॉर फिजिकल इंस्टेंस के लिए, वो पार्लियामेंट में पेश होता है। लेकिन ऑथर का कहना ये है कि कभी भी उस जो फाइंडिंग है या जो रिकमेंडेशन है या गवर्नमेंट की तरफ से जो आर्गुमेंट दिया जाता है कि वो क्यों फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं कर पाए, उसको लेके कभी भी जवाबदेही नहीं होती, क्योंकि वो जो डिस्कशन है वो सुपरफिशियल रहता है, कभी भी उसके बारे में इन डेप्थ डिस्कशन नहीं हो पाता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि समहाउ देर इज अ लैक ऑफ डिमांड फॉर अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम गवर्नमेंट टू मेंटेन फाइनेंशियल डिसिप्लिन एज पर ऑथर सजेशन। जब सेम मैंडेट पे एक एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन अपने काम को अच्छे तरीके से कर नहीं पा रहा है, और उसकी वजह यह है कि देर इज ए लैक ऑफ डिमांड फॉर अकाउंटेबिलिटी, तो उस केस तो ऑथर का कहना यह है कि सेम चीज किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करके भी हम वो चीज नहीं, फाइनेंशियल डिसिप्लिन गवर्नमेंट में नहीं ला पाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम इंस्टीट्यूशन में नहीं है, प्रॉब्लम इसमें है कि हमें गवर्नमेंट से अकाउंटेबिलिटी मांगने की देयर इज ए लैक ऑफ डिमांड इन दैट। आप 1 2 3 कोई भी इंस्टीट्यूशन बना लो, बट इफ दैट इंस्टीट्यूशन, उसकी जो फाइंडिंग है, उसके जो प्रपोजल है, या उसकी जो सजेशन है, अगर वो चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं की जाती हैं, उन सारी चीज़ों को सीरियसली नहीं लिया जाता है, तो देर इज नो पॉइंट ऑफ क्रिएटिंग मल्टीपल इंस्टीट्यूशन if we do not seek accountability from the government. So that is the point author is making here. Coming back to fiscal council, तो इसका जो मैंडेट है वो काफ़ी वाइड दिया गया है एज पर सजेशन, जो डिफरेंट एक्सपर्ट सजेशन आ रहे हैं कि इसके मैंडेट में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। तो ये एक काफ़ी वाइड इसका मैंडेट है, और काफ़ी ये गोइंग टू बी ए वेरी कम्बरसम bureaucratic institution. That mandate will include but not be restricted to making multi-year fiscal projection, preparing fiscal sustainability analysis, providing an independent assessment of the central government's fiscal performance and compliance with fiscal rules, recommending suitable change to fiscal strategy to ensure consistency of the annual financial statement, and taking steps to improve quality of fiscal data, producing an annual fiscal strategy report which will be released publicly. That mean कि जो फिजिकल काउंसिल की जो इंस्टीट्यूशन बनाने की बात हो रही है, उसके लिए मैंडेट काफ़ी वाइड रखा गया है, और ये भी कहा गया है कि ये इंडिपेंडेंट और एक्सपर्ट असेसमेंट गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराएगा, और ये मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्टिंग करेगा और ग्रोथ की फोरकास्ट करेगा। लेकिन ऑथर का ये कहना है कि समहाउ द सेम रोल इज बीइंग प्लेड, जो मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट और ग्रोथ की फोरकास्ट है, ये सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और कई पब्लिक, प्राइवेट और इंटरनेशनल एजेंसीज के द्वारा भी सेम वर्क किया जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में, जबकि वर्क की डुप्लिसिटी हो रही है, ऐसी कंडीशन में ऑथर ने कुछ पॉइंट उठाए कि जो फिस्कल काउंसिल के द्वारा जो रिकमेंडेशन होंगी, जिसको फाइनेंस मिनिस्ट्री मानेगी, उसकी क्रेडिबिलिटी को लेके क्वेश्चन है। हाउ गवर्नमेंट विल कंसीडर
the data or recommendation of fiscal council more trustworthy, more robust compared to what it is getting from other means? तो एक क्वेश्चन को लेके, एक क्रेडिबिलिटी को लेके एक क्वेश्चन है। और अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री जो उसका स्कोप का वर्क है, पर्टिकुलरली जो भी वो नंबर्स लेके आते हैं, फोरकास्ट लेके आते हैं, वो रोल अगर उन्होंने आउटसोर्स कर दिया फिस्कल काउंसिल को, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी और उनके वर्क को किस तरीके से ये अफेक्ट करेगा? क्योंकि इफ समथिंग गोज रॉन्ग देन दे विल डिनाई the responsibility and blame to the fiscal council for any mismatch in forecasting or in any financial issues which may arise if they follow the advice or recommendation of fiscal council. और चूंकि फिस्कल काउंसिल का मैंडेट इतना बड़ा रखा गया है कि ये बहुत सारे एरिया में काम करेगा इकोनॉमी के, which will be somehow contradictory to each other of other wings of the government and will not be a meaningful information, ना मिलके हमें काफ़ी सारा नॉइज मिलेगा, ऐसा ऑथर का फियर है। और जहाँ तक बात ये है कि ये एक इंडिपेंडेंट और एक्सपर्ट असेसमेंट देगा, तो उसके लिए ऑथर का कहना है कि ऑलरेडी दैट रोल इज बीइंग प्लेड बाय कैग, तो उसमें यहाँ पर डुप्लिसिटी हो रही है। तो उस रोल को प्ले करने के लिए एक कॉस्टली ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए, जबकि उसके काम को ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट कर रहे हैं। तो इस इंस्टीट्यूट को बनाने से हम क्या वैल्यू एडिशन लेके आ रहे हैं अदर देन क्रिएटिंग है अनदर ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर जिसका वाइड मैंडेट होगा और इट विल बी डाइल्यूटेड इन इट्स फंक्शनिंग एंड जो भी उसकी एनर्जी होगी। तो उस सिचुएशन को कैसे डील किया जाए? तो ऑथर का कहना यह है कि यहाँ पर नए इंस्टीट्यूशन क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट हैं, जो उनमें अनोमली है या जो उनकी इफिशियंसी कम है, उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है, उनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, उनको उनके प्रति गवर्नमेंट की जवाबदेही को लाने की इम्पोर्टेंट ज़रूरत है। गवर्नमेंट को अकाउंटेबल तभी बनाए जा सकते हैं जब हम इंस्टीट्यूट स्ट्रेंथन करें, उनके जो सजेशन एडवाइस जो आती हैं उसको लेके गवर्नमेंट से क्वेश्चनिंग की जाए और गवर्नमेंट को उन सारे नियम कानून को फॉलो करने के लिए प्रेरित किया जाए विथ अकाउंटेबिलिटी विद द एग्जिस्टिंग फंक्शनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट। फिर भी ऑथर का कहना यह है कि अगर हमें इस लाइन में जाना ही है तो वी शुड गो स्लो एंड स्टार्ट विथ स्मॉल। तो एक छोटे लेवल पे इसकी शुरुआत हो सकती है जिसका एक लिमिटेड मैंडेट हो, और कुछ एक्टिविटी जैसे कि बजट के में जो नंबर्स आते हैं या गवर्नमेंट का जो फिस्कल कमिटमेंट है उसको स्क्रूटनाइज करने के लिए वी कैन, बिकॉज वी नीड सम इंडिपेंडेंट एंड एक्सपर्ट असेसमेंट, वी कैन मेक यूज ऑफ कैग। तो हमारे पास जो एग्जिस्टिंग रिसोर्स और एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन है उससे ही हम वो फिजिकल डिसिप्लिन गवर्नमेंट में मेंटेन कर सकते हैं, ला सकते हैं। अगर हम उनकी फंक्शनिंग पे ध्यान दें, उनको स्ट्रेंथन करें और गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी बढ़ाएं, उसके लिए हमें एक नया पैरेलल स्ट्रक्चर, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर खड़े करने की जरूरत नहीं है, ऐसा ऑथर का मानना है। With this first article is concluded. I'll go to the second. The second article is an editorial published on July 11th. The title of the editorial is Reform with Caution.
ये एडिटोरियल उस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है कि अभी रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा अनाउंस किया गया है फॉर्मेशन ऑफ कमेटी फॉर द रिफॉर्म ऑफ क्रिमिनल लॉ। एक कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन किया जा रहा है जो कि क्रिमिनल लॉ में रिफॉर्म के लिए रिकमेंडेशन देगी। तो क्रिमिनल लॉ की जैसे जैसे हम देखें, क्रिमिनल लॉ कंटेन कोड ऑफ इंडियन पिनल कोड, काफ़ी बल्कि डॉक्यूमेंट है जिसमें कि इंडियन पिनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इंडियन एविडेंस एक्ट, बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं और ये काफ़ी पुराने भी हैं। जैसे कि इंडियन पिनल कोड ऑफ ये 1860 के विंटेज का है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इज इज ऑफ ऑलमोस्ट रीरिटेन इन 1973, बट इट इज ऑल्सो ऑफ काफ़ी पुराना है। और इसी तरीके से इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का है। तो इस समय के साथ में काफ़ी प्रोसीजर और काफ़ी लॉ में चेंज की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन भी चेंज हो रही हैं और क्राइम भी अलग अलग तरीके के हो रहे हैं, अलग अलग उसके इम्प्लीकेशन हो रहे हैं। वो केवल इंडिया तक ही सीमित नहीं है, उसके तार इंटरनेशनली होते हैं। तो उन सारी सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, उसके लिए समय समय पर कमेटियां बनती रहती हैं। तो जैसा कि 2003 में वीएस मलिमथ कमेटी बनी गई थी, इन सारे जो लॉ हैं उसमें किस हिसाब से टाइम के अनुरूप चेंज किया जाए। और वुमेन के पर्टिकुलर जो इश्यूज हैं उनको लेके, जो सेक्सुअल हरासमेंट या वुमेन रिलेटेड जो क्रिमिनल लॉ है, उसमें सुधार के लिए 2013 में जस्टिस वर्मा का पैनल बना हुआ था। तो उसी डायरेक्शन में गवर्नमेंट का प्रयास है कि एक कमेटी बनाई जाए जो कि क्रिमिनल लॉ में जो कंटेम्प्रेरी सिचुएशन के हिसाब से किस तरीके से चेंज लेके आया जाए। तो ये जो कमेटी है इसका मैंडेट काफ़ी बड़ा है। ये टू रिकमेंड रिफॉर्म इन द क्रिमिनल लॉ ऑफ द कंट्री in a principled, effective and efficient manner, which ensure the safety and security of individual, the community and the nation, and which prioritize the constitutional value of justice, dignity and the inherent worth of the individual। ये मैंडेट दिया गया है कि कमेटी को इस तरीके से रिफॉर्म रिकमेंड करने हैं जो कि सेफ्टी, सिक्योरिटी, इंडिविजुअल का इनहेरेंट राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, जस्टिस, डिग्निटी, इन सारी चीज़ों को टेक केयर करते हुए क्रिमिनल लॉ में किस तरीके से सुधार लाए जाएं। तो एडिटोरियल का कहना है कि ये मैंडेट काफ़ी वेग है, प्रिसाइज नहीं है और कई तरीके के इसके मल्टीपल इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। और दूसरा, ये कमेटी का जो फॉर्मेशन है इसको बहुत कम समय दिया गया है जिसमें कि इसको रिकमेंडेशन देनी है और काफ़ी लिमिटेड स्कोप है पब्लिक कंसल्टेशन का। अब ये पब्लिक कंसल्टेशन का स्कोप लिमिटेड इसलिए हो गया क्योंकि अभी कोविड की सिचुएशन है जिसमें ट्रांसपोर्ट, गैदरिंग, इन सारी चीज़ों पे बैन लगा हुआ है, एक हेल्थ हजार्ड है। तो उस कंडीशन में एक जो फ्री और एक जो ओपन और एक जो ट्रांसपेरेंट जो एक डिस्कशन होना था, जिससे कि जो भी इसके स्टेक होल्डर है, वो सिचुएशन अभी कंडीसिव नहीं है, क्योंकि ये राइट टाइम नहीं है इतने बड़े सीरियस मैटर को पे डिस्कशन करने का और काफ़ी कम समय मिला है। तो इस वजह से एडिटोरियल गवर्नमेंट की ये जो कमेटी बनाने का जो डिसीजन है उसमें ये सारी खामियां पाता है और एडिटोरियल सजेस्ट करता है कि हमें कॉशियस और इंक्लूसिव अप्रोच लेना है, जिसमें कि सोसाइटी के सारे सेक्शन, खासकर वल्नरेबल सेक्शन जो कि क्रिमिनल लॉ से ज़्यादातर अफेक्ट होते हैं, और पूरे जो लीगल और पुलिस प्रोसेस में जो लोग स्टेक होल्डर हैं, इवन कॉमन सिटीजन, इन सारे लोगों को से हमको रिकमेंडेशन, इनके सजेशन को इंक्लूड करना है और इसके लिए टाइम
इसके लिए वाइड कंसल्टेशन की रिक्वायरमेंट है, जो कि अभी एट प्रेजेंट कोविड-19 सिचुएशन की वजह से संभव नहीं है। तो इसके लिए हमें अधीरता नहीं दिखानी है। वी शुड गो स्लो विथ कॉशियस अप्रोच एंड वी शुड इंक्लूड all the stakeholder in for the effort to reform criminal law. This concludes the analysis of second article. I hope these analysis will help to improve your understanding. Thank you.